हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग अ ग्रेट. वेलकम बैक टू माय चैनल. लेट्स स्टार्ट विद द अनदर चैप्टर, दैट इज द प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड mismanagement. That is the chapter number 6. Let's start section starting with, that is section number 241 ending with 245. So there is a 245 sections. No, sorry, there is a 5 sections. So let's start without wasting our time. And before I start, I will tell you that for this chapters, I will especially मतलब suggest you कि you have to get the case study, मतलब case laws that is given inside this. मैं आपको बता दूंगी. You have to learn all these case laws name because it's a very important. So you have to specify the मतलब like कि which particular case happens respectively. So you have to quote that particular. That is Rao, VM, Rajeshwari, Ramakrishnan. तो ये सब जो केस लॉ है you have to keep in your mind. So let's start. First, सबसे पहले हम देखेंगे what is the operation and what is the mismanagement. Okay, so first of all we will see what is the operation and what is the meaning of the mismanagement. So first of all, operation, अगर affairs of a company have been or are conducted prejudicial to the public interest or in manner prejudicial or oppressive to any other member या फिर prejudicial to the interest of a company, so this is the case of operation. अगर कंपनी के जो affairs हैं वो कंडक्ट करे जा रहे हैं इस मैनर में जो कि प्रीजुडिशियल है, या तो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए या फिर मेंबर ऑफ कंपनी के लिए, या ऑल्सो फॉर द कंपनी इट्स अ प्रीजुडिशियल इंटरेस्ट. सो इट्स अ केस ऑफ ऑपरेशन. एंड नाउ व्हाट इज द मिसमैनेजमेंट. अगर कोई भी मटेरियल चेंज करा जा रहा है, हैज बीन टेकन प्लेस इन अ मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ अ कंपनी, जो कि एंड बाय द रीजन ऑफ सच चेंज कंपनी के अफेयर्स विल बी कंडक्टेड और प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट. मतलब इफ देयर इज एनी मटेरियल चेंज दैट इज द की, और उसकी वजह से कंपनी के जो अफेयर हैं वो प्रीजुडिशियली अफेक्ट हो रहे हैं, किसको अफेक्ट करेंगे? पब्लिक इंटरेस्ट को, मेंबर्स को, एंड इवन आल्सो फॉर अ कंपनी आल्सो. सो दिस इज द केस ऑफ द मिस स्टेटमेंट. Okay, so now let's start. You know very well what is the difference between operation and mismanagement. Now let's start. Application to the tribunal for the relief in case of the operation. मतलब operation मतलब then this is happening in the company. तो अब हमें ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन देनी है so that कि we will get a relief. ठीक है, in case of the operation. अब ऐसा तो है नहीं कि कोई भी जाए और एप्लीकेशन दे आओ ट्राइब्यूनल को, ऐसे ऐसे कंपनी के जो अफेयर्स हैं वो जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ अ कंपनी है. नो, देयर इज अ पर्टिकुलर प्रोसीजर यू हैव टू फॉलो. नाउ कौन कौन कंपनी ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन दे सकता है, दैट इज स्पेसिफाइड है सेक्शन नंबर 241. सो कौन कौन, अगर मतलब दोनों केसेस में, मतलब अफेयर्स के केस में भी और मटेरियल चेंजेस के केस में भी, मतलब मिस स्टेटमेंट मिसमैनेजमेंट हो रहा हो या फिर ऑपरेशन हो रहा हो, अफेयर्स ऑफ अ कंपनी, मटेरियल चेंजेस, दोनों में से कुछ भी हो रहा हो, उस केस में हम लोग अप्लाई करेंगे ट्राइब्यूनल को. लेकिन प्रोवाइडेड दैट राइट टू अप्लाई, मतलब राइट टू अप्लाई हर किसी को नहीं है. जिनको राइट है वो सेक्शन में स्पेसिफाई करा है, जो कि मैं लेटर ऑन पढ़ाऊंगी. दैट इज द सेक्शन नंबर 244 इन दिस चैप्टर. सो कोई any member of a company who complained that affair of a company, मतलब this is the summary कि कोई भी मेंबर ऑफ अ कंपनी जो कि कंप्लेन कर सकता है अफेयर ऑफ अ कंपनी कंडक्टेड करे जा रहे हैं जो कि इफेक्ट कर रहे हैं पब्लिक इंटरेस्ट को, मेंबर को भी, और कंपनी के इंटरेस्ट में भी, ये प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ अ कंपनी है. या फिर इफ देयर इज एनी मटेरियल चेंज, मैंने आपको ये सब पहले बताया था, या तो कंपनी के अफेयर्स में या फिर एनी मटेरियल चेंज हो रहा हो. सो दिस इज द समरी यू विल स्टडी. सो दिस पार्ट इज द समरी में अप्लाई टू द ट्राइब्यूनल. अब बात आ जाती है कि अब यहाँ पे तो अब गवर्नमेंट कंपनी भी सीओ मोटो अप्लाई कर सकती है. गवर्नमेंट कंपनी ऑल्सो की गवर्नमेंट कंपनी को लग रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है कि अफेयर ऑफ अ कंपनी जो है वो कंडक्ट करे जा रहे हैं जो कि प्रीजुडिशियल है टू द इंटरेस्ट ऑफ अ कंपनी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट शैल आल्सो इटसेल्फ अप्लाई टू द ट्राइब्यूनल की एप्लीकेशन दे सकती है, प्रोवाइडेड दैट एप्लीकेशन विद सच क्लास में सेक्शन 244 में बताऊंगी आपको कि कौन कौन एप्लीकेशन दे सकता है. अब इनिशिएशन ऑफ द केस, कौन कौन से ऐसे केस हो सकते हैं. सो दीज आर द 4 केसेस दैट एनी पर्सन कंसर्न इन द कंडक्ट मैनेजमेंट ऑफ अफेयर हो गया हमारा, जो कि गिल्टी ऑफ फ्रॉड है, मिसफीजेंस है, परसिस्टेंस है, नेग्लिजेंस है, डिफॉल्ट इन कैरिंग आउट हिज ऑब्लिगेशन, मतलब वो ड्यू केयर्स में
काम नहीं कर रहा, फोर्ज काम कर रहा है, अफेयर्स ऑफ अ कंपनी अफेक्ट हो रहे हैं, पब्लिक इंटरेस्ट में ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो रहा है, तो उस केस में क्या सेंट्रल गवर्नमेंट सुओ मोटो जाके इस ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन दे सकती है। और क्या क्या केस, बिजनेस ऑफ अ कंपनी वो is not or has not been conducted managed by a person in accordance sound business principle or prudent commercial practice के according नहीं हो रहे हैं। मतलब these are the bold point you have to kept in your mind। एंड कंपनी और कंडक्टेड मैनेज करी जा रही है जो कि लाइकली टू बी सीरियस इंजरी डैमेज हो सकता है टू द इंटरेस्ट ऑफ अ ट्रेड या फिर इंडस्ट्री या फिर बिजनेस टू विच सच कंपनी रिलेट। मतलब कोई भी ऑटोमोबाइल की कंपनी है, सपोज दैट उससे पर्टिकुलर रिलेटेड कोई भी ऐसा इंसिडेंस होता चाह रहा है जिससे कि वो पर्टिकुलर कंपनी तो सफर करेगी बल्कि एंटायर जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो भी सफर करेगी। सो दिस इज द पॉइंट रिलेट्स। सो अब आ जाते हैं बिजनेस ऑफ अ कंपनीज और कंडक्टेड बाय द जो कि इंटेंट टू डिफ्रॉड इट्स क्रेडिटर है और या फिर मेंबर्स या फिर अनदर पर्सन फ्रॉडुलेंट है। तो इन सब केसेस में क्या है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट सुओ मोटो ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन दे सकती है। अब now central government may initiate the case against such person के भी against and refer same to the tribunal, request कर सकती है tribunal inquire करे into this and record our decisions to that whether such person is fit and proper to hold the office of a company या फिर director conduct mismanagement फिर tribunal respectively decide करेगी। अब आ जाते हैं कि person against whom tribunal जो application करा है shall join as a respondent to the application। फिर वो उस पर्टिकुलर केस का रिस्पोंडेंट बन जाएगा, फिर वो उस लाइक केस को लाइक अपने रेफरेंस में वो बोलेगा। ठीक है, अब लेट्स स्टार्ट। सो देयर इज अ पर्टिकुलर मतलब लाइक केस लॉज व्हिच आई विल सजेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल 1 एंड 2। ठीक है, तो पहला केस लॉ क्या कहता है, अगर कंपनी फेल हो जाती है डिविडेंड डिक्लेयर करने से तो ये केस नहीं माना जाएगा ऑपरेशन का। ऐसा सेम केस लॉ किसका था, थॉमस वेडन वीजे वर्सेस कुतंदन रोबर को कंपनी लिमिटेड। ठीक है, अगर इफ द कंपनी फेल्स टू डिक्लेयर द डिविडेंड देन इट विल नॉट बिकम द केस ऑफ ऑपरेशन। रिस्पेक्टिवली केस लॉ क्या है, थॉमस वेडन वीजे वर्सेस कुतनन रोबर कंपनी लिमिटेड। ओके, थोड़ी सी अंग्रेजी में ऐसी है। ओके लेट्स स्टार्ट। एंड अनदर केस लॉ क्या है, जब while obtaining the relief from the tribunal कंपनी को अगर कंटिन्यू लॉसेस हो रहे हैं तो वो केस नहीं बनेगा ऑपरेशन का। अशोक वेलनट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड वर्सी एन के चंद्रकांत। तो ये केस लॉ था, अगर कंपनी को कंटिन्यू लॉसेस हो रहे हैं तो इट विल नॉट बिकम द केस ऑफ ऑपरेशन। दीज टू केस लॉ आई विल सजेस्ट यू हैव टू लर्न। ठीक है, थॉमस और अशोक। ओके, नाउ लेट्स फर्दर मूव फर्दर। अब पहले ये पढ़ लेते हैं अब राइट्स। जैसे यहाँ पे ये बात हो रही थी ना कि कौन कौन मेंबर्स एलिजिबल है, अब उस मेंबर्स का क्राइटेरिया मेंबर्स कोई भी नहीं जाके कर देगा। अब यहाँ पे देयर इज अ पर्टिकुलर रेफरेंस राइट टू अप्लाई, पहले मैं यही पढ़ा देती हूँ। राइट टू अप्लाई अंडर सेक्शन 241, तो ये स्पेसिफाई करा गया है सेक्शन नंबर 244। मतलब 241 में आप एप्लीकेशन कब दे सकते हो, जब आप 244 में कंडीशन फुलफिल कर दोगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। member having a right to apply, एक मिनट रुक जाओ, I will try to summary। हाँ, ये समरी ठीक है, समरी वी विल स्टडी। अब राइट, अगर कंपनी की शेयर कैपिटल है और कंपनी की शेयर कैपिटल नहीं है, अगर कंपनी की शेयर कैपिटल है तो इस केस में क्या होगा, विच एवर इज लेस, मतलब इन दोनों में से जो कम है, विच एवर इज लेस, वो जाके ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन दे सकते हैं। मतलब एटलीस्ट या तो 100 मेंबर या फिर एटलीस्ट 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स। मतलब अगर कंपनी में सपोज दैट 20,000 मेंबर है, ठीक है, कितने हैं, 20,000, तो इस केस में क्या है, या तो 100, ठीक है, या फिर इसका 1/10 कितना होगा, 1/10 कितना होगा, 1/10 कितना होगा, 2,000। विच एवर इज लोअर, लोअर क्या है हमारा 100 मेंबर। अगर कंपनी के 100 मेंबर जाएंगे वो ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन देंगे तो वो एक्सेप्ट कर ली जाएगी। अब अदर केस में अगर कोई मेंबर होल्ड करता है इशूड शेयर कैपिटल का 1/10, तो वो अकेला जाके ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन दे सकता है। मार्क माई वर्ड्स स्टूडेंट्स, इफ अ मेंबर होल्डिंग मोर देन 1/10, होल्डिंग 1/10 भी होल्ड करता है, किसका, पेड अप का नहीं, इशूड शेयर कैपिटल का,
उस केस में क्या है, ही इज एलिजिबल टू मेक एन एप्लीकेशन टू ट्राइब्यूनल फॉर द ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ठीक है, सो इफ कंपनी इज हैविंग द शेयर कैपिटल, क्या लिमिट बताई, दो कंडीशन है। पहली, अगर कोई मेंबर खुद ही होल्ड करता है 1/10 ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल का, जाके फाइल कर दो एप्लीकेशन। एंड सेकंड क्राइटेरिया, 100 मेंबर या फिर 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर, विच एवर इज लोअर, दे विल गो एंड मेक एन एप्लीकेशन। अब आ जाते हैं कंपनी में अगर शेयर कैपिटल ही नहीं है तो एटलीस्ट 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर, मीन्स अगर कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है तो 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर जाके एप्लीकेशन दे सकते हैं ट्राइब्यूनल को। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द सेक्शन नंबर 244। यू विल सी बिफोर दैट दिस इज हैपन। ओके, अब यहाँ पे एक केस और है। दिस इज द केस नाउ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस नाउ। कंसेंट गिवन बाय द शेयर होल्डर, लेकिन उसने उस कंसेंट को विड्रॉ कर लिया एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसीडिंग्स। जो विड्रॉल ऑफ द कंसेंट है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स, वो अफेक्ट नहीं करी जाएगी। सपोज दैट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से 100 मेंबर एलिजिबल थे, जाके एप्लीकेशन दिया है, उनमें से क्या होगा, एप्लीकेशन फाइल कर दी, अब उनमें से क्या है, 10 बोलते हैं नहीं हम नहीं करेंगे, हम नहीं करना चाहते। कुछ भी कंपनी ने उनको ब्राइब दी या कुछ भी ऐसा रीजन आया कि उनके बेनिफिट को अफेक्ट कर रहा है, उस केस में क्या होगा, अगर वो जा रहे हैं कि नहीं हम नहीं चाहते, हम एप्लीकेशन नहीं दे रहे हैं, उस केस में अगर वो जो मेंटेन है नंबर ऑफ मेंबर्स का वो कम हो जाएगा, 90 रह जाएगा, उस केस में क्या है, वो इनवैलिड माना जाएगा। ऐसा केस लॉ में दिया गया है। एप्लीकेशन विल स्टिल बी पेंडिंग, मतलब वैलिड। क्या, राजा मुंद्री इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन वर्सेस वी नागेश्वर राव, ये केस लॉ है। अगर बाद में जाके आप कंसेंट विड्रॉ करते हो तो वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। एंड सेक्शन 244 बता दिया मैंने, 241 बता दिया। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेक्शन नंबर 242। अब आ जाते हैं पावर ऑफ ट्राइब्यूनल। अब केस जा चुका है ट्राइब्यूनल के पास, अब ट्राइब्यूनल के पास क्या पावर है। नाउ लेट्स स्टार्ट। अब देखते हैं सेक्शन नंबर 242, पावर ऑफ द ट्राइब्यूनल। ऑर्डर पास बाय द ट्राइब्यूनल और नेचर ऑफ द ऑर्डर दैट पास बाय द ट्राइब्यूनल, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और ऑर्डर ट्राइब्यूनल क्या पास करेगी। इफ जो एप्लीकेशन आई है 241 में, अगर ट्राइब्यूनल का ओपिनियन है कि हाँ कंपनी के जो अफेयर्स है वो कंडक्ट करे जा रहे हैं जिससे कंपनी का इंटरेस्ट अफेक्ट होगा, प्रीजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट है, क्रेडिटर्स की पेमेंट को अफेक्ट होगा, या फिर दैट टू वाइंड अप द कंपनी, एंड ट्राइब्यूनल को लगता है कंपनी को बंद कर देना चाहिए जो कि अनफेयरली प्रीजुडिसाइल है सच मेंबर्स और मेंबर्स, बट अदरवाइज द फैक्ट वो भी वाउंड अप करेंगे जो कि दैट वाज जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड। तो ट्राइब्यूनल में विद द व्यू ऑफ ब्रिंगिंग टू द एंड द मैटर, तो वो ऑर्डर ये पास कर देगा। ठीक है, अब आ जाते हैं, अब ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर पास कर दिया, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ठीक है, this is the consequences. So first of all, रेगुलेशन ऑफ द कंडक्ट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी किसके अकॉर्डिंग करा जाएगा, ट्राइब्यूनल के अकॉर्डिंग। परचेज ऑफ द शेयर्स, परचेज ऑफ द शेयर्स और इंटरेस्ट ऑफ एनी मेंबर ऑफ द कंपनी बाय द कंपनी, परचेज ऑफ इट्स शेयर्स, consequent reduction of its share capital। तो नेचर ऑफ द ऑर्डर दैट पास बाय द कंपनी ट्राइब्यूनल, तो ये यहाँ पर इसके विदाउट प्रोसीडिंग इनको अफेक्ट नहीं करेंगे। मतलब जो अफेयर्स ऑफ अ कंपनी है, परचेज ऑफ द शेयर्स है, रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर और अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स ऑफ अ कंपनी, रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी, वो टर्मिनेट कर सकते हैं, सेट असाइड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं किसी भी एग्रीमेंट को। टर्मिनेशन एग्रीमेंट बिटवीन द कंपनी एंड अदर पर्सन, क्लॉज ई, जो कि इसको हटा के, मतलब जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स होनी चाहिए। और सेटिंग असाइड कर सकते हैं, कोई भी ट्रांसफर डिलीवरी ऑफ द गुड्स है उसको भी रोक सकते हैं ट्राइब्यूनल, ये अफेक्ट्स होंगे। रिमूव कर सकते हैं किसी भी मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर को, या फिर डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी को, या फिर रिकवरी कर सकते हैं जो कि अनड्यू गेन करा गया है मेंबर्स के द्वारा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हिज अपॉइंटमेंट।
तो वो उस केस में क्या है, और जो फंड आएगा उसको हम इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में डिपॉजिट कराएंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो मैनर, किस मैनर में मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर को अपॉइंटेड करा गया था और सब्सिक्वेंटली एग्जिस्टिंग मैनेजर जो है कंपनी का, वो उस ऑर्डर से कंटिन्यू रहेगा नहीं रहेगा। अब अपॉइंटमेंट ऑफ द सच नंबर ऑफ अ पर्सन डायरेक्टर इज रिक्वायर्ड बाय द ट्राइब्यूनल टू रिपोर्ट टू द मेंबर। तो ट्राइब्यूनल के अपने रिस्पेक्टिव डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेंगे सो दैट कि उनको रिपोर्ट मिल सके। इम्पोजिशन ऑफ द कॉस्ट जो कि डीम्ड बाय द ट्राइब्यूनल करी जाएगी। एनी अदर मैटर जो कि इट इज अ जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स, तो उस केस में क्या ट्राइब्यूनल अपने अकॉर्डिंग करेगा काम। अब आ जाते हैं फाइलिंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कॉपी। अब कंपनी को आ जाता है ऑर्डर ट्राइब्यूनल में कि ऐसे ऐसे आपकी कंपनी फ्रॉडुलेंट मैनर में काम कर रही है। तो अब इस केस में उस कॉपी को क्या है, एक सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल को कंपनी जो है फाइल करेगी रजिस्ट्रार को विद इन द 30 days ऑफ द ऑर्डर ऑफ अ ट्राइब्यूनल। मतलब उनको किस डेट को वो ऑर्डर रिसीव हुआ डजेंट मैटर, जिस डेट को ऑर्डर आया है ट्राइब्यूनल का, उस दिन से 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी रजिस्ट्रार को एक इसकी सर्टिफाइड कॉपी भेजेगी। किसकी, ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल की। ओके, अब आ जाता है इंटरिम ऑर्डर। ट्राइब्यूनल में ऑन एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसीडिंग्स और मेक एन इंटरिम ऑर्डर कर सकते हैं दैट द अफेयर ऑफ द कंपनी इक्विटेबल ग्राउंड। मतलब फाइनल ऑर्डर पास करने से पहले वो इंटरिम ऑर्डर पास कर सकते हैं सो दैट की बहुत मतलब लाइक एब्सकॉन्ड डायरेक्टर आर ट्राइंग टू एब्सकॉन्ड द इंडिया, या फिर कुछ ऐसा मतलब लाइक कि उन्हें ऑर्डर पास करना ही पड़ेगा, तो इस केस में क्या इंटरम ऑर्डर वो पास कर सकते हैं। अब अल्टरेशन थ्रू द डायरेक्टर, अगर ऑर्डर आ गया ट्राइब्यूनल का और वो आर्टिकल मेक्स एनी अल्टरेशन एनी मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ अ कंपनी नॉट विद द कंपनी के पास कोई पावर नहीं रह जाती, वो सब इनवैलिड माना जाएगा। वो क्या अल्टरेशन कर रहे हैं, क्या आर्टिकल में अल्टरेशन मेमोरेंडम में कर रहे हैं, क्या कॉन्ट्रैक्ट में अल्टरेशन कर रहे हैं, इट विल बी वॉइड एव इन इश्यू। ओके, पनिशमेंट, यहाँ पर पनिशमेंट स्पेसिफाई करिए। अगर कंपनी कॉन्ट्रावेंशन करती है ऑर्डर ऑफ द ट्राइब्यूनल का, तो इस केस में क्या होगा, कंपनी पनिशेबल होगी विद द फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 1 लाख रुपीज, जो कि एक्सटेंड हो सकता है 25 लाख रुपीज। और जो कंपनी के ऑफिसर वो करते हैं डिफॉल्ट, तो उस केस में क्या होगा, फाइन लगेगा जो कि 25,000 होगा मिनिमम, जो कि 1 लाख रुपीज तक जा सकता है। अब अल्टर पोजिशन, जो भी अल्टरेशन मेड बाय एन ऑर्डर, जो भी मेमोरेंडम और आर्टिकल में जो भी ऑर्डर पास करा गया है ट्राइब्यूनल के द्वारा, तो वो एप्लीकेबल होगा और वो अल्टर्ड माना जाएगा। ओके, और सर्टिफाइड कॉपी ऑफ अल्टर्ड ऑर्डर, a certified copy of every order altering or giving leave to alter company's memorandum। तो उस केस में क्या है, from the date of alter certified copy of memorandum article जिनमें भी changes हुए हम रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करेंगे within the 30 days। So this is all about the section, that is the section number 242। Okay, so now consequences of the termination or modification of the certain agreements। So section 243, what is the consequences अगर कोई modification हो गया, अगर order shall not give to any, मतलब जो भी damages होंगे, consequences क्या होंगे, अगर order कोई terminate कर, order पास करके 242 में terminate कर दिया, set aside कर दिया, कोई agreement modify कर दिया, तो such order shall not give rise to any claim whatever against the company by a person or damages doesn't matter। नो मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर द डायरेक्टर हुज एग्रीमेंट जो कि टर्मिनेट करा गया है फॉर द पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर टर्मिनेटिंग सच एग्रीमेंट एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर विदाउट लीव ऑफ द ट्राइब्यूनल बी अपॉइंटेड। मतलब ट्राइब्यूनल खुद अपनी मर्जी से कर सकता है, अगर किसी मैनेजिंग डायरेक्टर के अगेंस्ट में ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर पास कर दिया, तो वो ना तो वो मैनेजिंग डायरेक्टर एज किसी भी कंपनी में काम नहीं कर सकता फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। मतलब ये डिस्क्वालिफिकेशन भी है, अगर 164 में आप जाके देखोगे। अब डिस्क्वालिफाइड टू होल्ड द ऑफिस, अगर पर्सन जो कि फिट और नॉट प्रॉपर है और वो होल्ड नहीं करेगा ऑफिस और फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, वो कंपनी से कनेक्टेड भी नहीं रहेगा प्रोवाइडेड दैट, अगर सपोज दैट कि सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा विद परमिट कर सकते हैं टू होल्ड सच ऑफिस बिफोर द ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट विद द लीव ऑफ द ट्राइब्यूनल। मतलब उनको ट्राइब्यूनल को बोल सकती हैं और परमिट करेंगे सच पर्सन को, अगर 5 साल में एक्सपायर नहीं हुआ है तो वो पर्सन काम कर सकता है एज अ डायरेक्टर। ठीक है, नो कंपनसेशन फॉर द लॉस, अगर ट्राइब्यूनल के ऑर्डर से किसी भी पर्सन का ऑफिस जो है वो लेफ्ट हुआ है, मतलब
वैकेट हुआ है, तो उस केस में कोई भी कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा, कोई भी पेमेंट नहीं होगी उनको फॉर द लॉस और टर्मिनेशन ऑफ द ऑफिस। लेकिन प्रोवाइडेड दैट ट्राइब्यूनल शैल नॉट ग्रांट द लीव नोटिस ऑफ इंटेंशन टू अप्लाई, मतलब वही रीजनेबल ग्राउंड देना पड़ेगा और रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर तो देगी ट्राइब्यूनल बिफोर पासिंग एनी ऑर्डर। ठीक है, अब पेनल्टी, पेनल्टीज में स्पेसिफाई है, देयर इज नो नीड टू लर्न एनी काइंड ऑफ द पेनल्टी। ओके, अब आ जाता है लास्ट सेक्शन ऑफ द प्रिवेंशन एंड ऑपरेशन ऑफ द मिसमैनेजमेंट, दैट इज द क्लास एक्शन। क्लास एक्शंस, एक मिनट, लेट मी सी द समरी। क्लास एक्शन कौन कौन फाइल कर सकते हैं? क्लास एक्शन जो होंगे कौन कौन हो सकते हैं? मेंबर या फिर मेंबर्स, डिपॉजिटर्स या फिर डिपॉजिटर्स, एनी क्लास ऑफ देम, कोई भी हो सकता है इनमें से। ठीक है, जो कि प्रीजुडिशियल कर रहे हैं, इनके इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी उनको कर रही है, तो फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर द ट्राइब्यूनल ऑन द बिहाफ, और फॉलोइंग ऑर्डर पास करा जाता है। कंपनी को रिस्ट्रेन कर सकते हैं कोई भी काम करने से। रिस्ट्रेन द कंपनी फ्रॉम द ब्रीच ऑफ द कंपनी, डिक्लेयर रिजोल्यूशन कि आप कंपनी के मेमोरेंडम को अल्टर करो, रिस्ट्रेन कर सकते हैं कंपनी को। एंड डायरेक्टर फ्रॉम एक्टिंग ऑन सच रिजोल्यूशन, एंड रिस्ट्रेन द कंपनी फ्रॉम डूइंग एन एक्ट विच इज कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, to restrain the company from taking action contrary to the resolution passed by the members, to claim the damages या फिर कंपनसेशन सुटेबल अगेंस्ट द वही कंपनी और इट्स डायरेक्टर जिन्होंने लॉफुली काम कराया, उनको कोई भी मतलब उन्हें सब कंपनसेशन देना पड़ेगा अगर ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर पास कर दिया तो। और ऑडिटर इंक्लूडिंग द फर्म, उन्होंने कराया, उनको भी कंपनसेशन देना पड़ेगा। कोई भी एक्सपर्ट से एडवाइस ली है, वो भी कंपनसेशन देगी। टू सच एनी अदर रेमेडी, अगर ट्राइब्यूनल को जो ठीक लगेगा वो ऑर्डर पास करेगी। अब आ जाता है रिक्वायर्ड नंबर, जैसे 244 में था, 245 में क्लास एक्शन। Filing an application under section 245, required number of minimum number, required number of minimum person the holding। अब देखते हैं मिनिमम नंबर्स की बात हो रही है मेंबर्स की, तो एटलीस्ट 5% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ अ कंपनी, या फिर 100 मेंबर्स विच एवर इज लोअर। वहां पर था 1/10 और 100 विच एवर इज लोअर, यहाँ पर है 1/5, एटलीस्ट 5%, सॉरी 5% ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द कंपनी, या फिर 100 विच एवर इज लोअर। अब आ जाता है शेयर कैपिटल, 5% ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इन केस ऑफ द अनलिस्टेड कंपनी। वहां पर कुछ ऐसा क्राइटेरिया नहीं था, लेकिन यहाँ पर क्राइटेरिया है क्लास सेक्शन में 5% ऑफ द, वहां पर भी इशूड था, यहाँ पर भी इशूड है, बट 5% इन केस ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इन केस ऑफ द अनलिस्टेड। लिस्टेड कंपनी के केस में 2% ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो हम इस केस में क्या है, फाइल कर सकते हैं। अगर कंपनी की शेयर कैपिटल नहीं है तो 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स। ठीक है, तो एक बार इस रिकैप कर लेते हैं क्या। अगर आ जाता है मेंबर्स मिनिमम और फिर आ जाता है शेयर कैपिटल। पहले हम शेयर कैपिटल की बात कर लेते हैं। अगर कंपनी अनलिस्टेड है, 5% ऑफ द टोटल इशूड शेयर कैपिटल का जो पर्सन होल्ड कर रहा होगा वो जाके एप्लीकेशन दे सकता है ट्राइब्यूनल में, या फिर इन केस ऑफ द पब्लिक कंपनी 2% ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल के पर्सन जाके एप्लीकेशन दे सकते हैं, किसको, ट्राइब्यूनल को। ओके, अब आ जाते हैं मेंबर के केस में। मेंबर के केस में 5% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर, या फिर 100 विच एवर इज लोअर, जाके एप्लीकेशन दे सकते हैं। अगर कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है तो उस केस में क्या करेंगे, 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स जाके एप्लीकेशन दे सकते हैं। एंड दैट इज सेम विद डिपॉजिटर्स। ये किसके लिए था, मेंबर्स के लिए। अब आ जाता है डिपॉजिटर्स के लिए। डिपॉजिटर्स के लिए क्या है, 100 डिपॉजिटर या फिर सच परसेंटेज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड व्हिच एवर इज लोअर। अब यहाँ पर प्रिस्क्राइब करा गया डिपॉजिटर्स के लिए, रिक्विजिट नंबर ऑफ द डिपॉजिटर या फिर डिपॉजिटर टू फाइल एन एप्लीकेशन एटलीस्ट 5%, सेम क्राइटेरिया, एंड 100 विच एवर इज लोअर। और यहाँ पर 5% जो कि टोटल डिपॉजिट का 5% ओन्ड करता है वो जाके एप्लीकेशन दे सकता है। स्टूडेंट्स, this is the 5% of the total deposit। okay, so अब आ जाते हैं रिक्वायरमेंट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ एप्लीकेशन। अब ट्राइब्यूनल कंसिडर करेगा एप्लीकेशन को, ये नहीं कि कोई भी सपोज दैट वो क्राइटेरिया भी फुलफिल करते जाके कंपनी की गुडविल को हार्म करना चाहता है, या फिर सपोज दैट रातों रात किसी पब्लिक कंपनी के 2% के शेयर्स होल्ड कर लिए इशूड शेयर कैपिटल के, और जाके वो ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन कर रहा है, तो कंपनी की गुडविल खराब होगी ना। अब इस केस में क्या ट्राइब्यूनल कंसिडर करेगा कि जो मेंबर डिपॉजिटर आया है उसने गुड फेथ में काम करा हो, और एनी एविडेंसेस जो है उसके खिलाफ होने चाहिए, और वो ओन राइट करता हो, वो देखेगा वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, और कोई भी उसने कोई भी ओमिशन ना करा हो, मतलब कुछ भी इस तरह का रेक्टिफिकेशन ना करा हो,
और इन केस ऑफ द एडमिशन ऑफ द एप्लीकेशन, अगर कंपनी ने ट्राइब्यूनल ने एप्लीकेशन एडमिट कर ली तो पब्लिक नोटिस सर्व करा जाएगा ऑन द एप्लीकेशन टू ऑल द मेंबर्स, यहाँ एप्लीकेशन एडमिट हुई है। जो सिमिलर जो भी एप्लीकेशन थी, जो भी और थी, वो सब स्टॉप हो जाएंगी, सिर्फ एक ही एप्लीकेशन एज अ ट्रीट करी जाएगी, बाकी सारी की सारी हम लोग उनको स्टॉप कर देंगे और एक ही लीड एप्लीकेंट बने। सपोज दैट कि मतलब सिमिलर एप्लीकेशन फाइल हुई, तो वो क्या करेंगे, रिस्पेक्टिवली डिसाइड करके एक चूज करेंगे लीड एप्लीकेंट, फिर उनके बिहाफ पे वो जाके ट्राइब्यूनल में प्रोसीडिंग्स को मतलब स्टार्ट, मतलब उसके पास पावर आ जाएगी। तो इस केस में क्या है, ट्राइब्यूनल के पास भी पावर है, वो अपॉइंट कर सकते हैं लीड एप्लीकेंट जो कि चार्ज करेगा प्रोसीडिंग्स फ्रॉम द एप्लीकेंट साइड, मतलब उन 100 लोगों की बजाय वो एक पर्सन उनको एज अ रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, कोई भी टू क्लास एक्शंस एक टाइम पे नहीं हो सकते, मतलब आप सेक्शन वहां पर भी जा रहे हो 241 में और यहाँ पर भी क्लास एक्शन ले रहे हो, तो दो चीजें, मतलब एक चीज से दो टाइम जगह जगह पर आप फाइल करके उनको एक साथ नहीं अलाउ। कोई भी एक्सपेंसेस जो भी इनकर्ड होगा कलेक्शन विद क्लास एक्शंस, उसको कंपनी पे करेगी और जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा वो पे करेगा। अब आ जाते हैं रेमेडी, वेयर द मेंबर डिपॉजिटर एनी डैमेजेस हो गया डिमांड, उस केस में क्या है, कंपनी देगी या फिर जो भी रिस्पेक्टिव पर्सन की वजह से हुआ है वो पे करेगी। और जो ऑर्डर है वो किस पर एप्लीकेबल होगा, एक्सपर्ट पर, ऑडिटर पर, डिपॉजिटर, मेंबर सब पे एप्लीकेबल होगा। पनिशमेंट ये लिखी हुई है नॉन एप्लीकेंसीज की। और अगर फेबिसियस, अगर मान लो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, तो सारे कॉस्ट, सारी मतलब एक्सपेंसेस वो पर्टिकुलर पर्सन पे करेगा जिसने वो एप्लीकेशन ट्राइब्यूनल को फाइल करी है, और उस पर फाइन लगेगा जो कि नॉट एक्सीडिंग द 1 लाख रुपीज है। और जो एग्जेम्पशन है किसको, बैंकिंग कंपनी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू में काम आएगा। या बैंकिंग कंपनी इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ द सेक्शन, मतलब 245 से बैंकिंग कंपनी एग्जेम्प्टेड है और अफेक्टेड पर्सन। ठीक है, अब आ जाते हैं 246 दैट इज द प्रोविजन 337, इसमें लिखा हुआ है पेनल्टी फॉर द फ्रॉड बाय द ऑफिसर्स, मतलब ये किस पे एप्लीकेबल होंगे, नॉट एज सच इम्पोर्टेंट। आप ऊपर 245 तक स्टडी करिए। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। इसके आप केस लॉज मैंने 3 बताए हैं, राजा मुंद्री वाला, अशोक वाला, और एक था, विच वन, व्हाट वाज दैट, आई थिंक, लेट्स सी, एक तो मैं केस बता देती हूँ। कंसेंट, अगर सपोज दैट विड्रॉ हो जाती है तो वो इनवैलिड मानी जाएगी। कंटिन्यू लॉसेस और डिविडेंड नॉट डिक्लेयर, तो ये 3 केसेस हैं, इनके केस लॉ रेस्पेक्टिव आप याद कर लेना। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, गिव योर बेस्ट, कम टाइम बचा है, अपना 100% दीजिए। एंड यस, दिस इज योर लास्ट अटेम्प्ट, ऑल द वेरी बेस्ट, यू विल बी द नेक्स्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट। बाय बाय, टेक केयर।